सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन पढ़ चुके हैं। कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जिनको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी परेशानी हो वो एक बार कमेंट्स करके या कॉल करके आप लोग एक बार बता दें कि ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया है। दूसरा, इस टॉपिक का आज लास्ट वीडियो है। आज ये टॉपिक जो है ये चैप्टर जो है ना आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में एक दो चीज़ रह गई हैं आपकी, उन्हें बताने के बाद में फिर इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो हैं वो लेके चलेंगे, प्लस लास्ट ईयर जो 2012 से लेके 18 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लेके चलेंगे। अब यहाँ ध्यान से सुनते चलना कि कल हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, बीज प्रसुप्ति के बारे में। बीज के बारे में बात कर रहे थे कि बीज का निर्माण हो गया। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो है वो क्या होता है, बीज होता है, ये सबको पता है। दूसरा, बीज का जब निर्माण होता है तो बीज के निर्माण के बाद में उसके अंदर क्या आ जाती है, प्रसुप्ति अवस्था आ जाती है। और प्रसुप्ति अवस्था से मतलब क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर, ध्यान से सुनना, जैसे जो बच्चे गांव से संबंध रख रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे मुख्य फसल जो है वो है गेहूं और सरसों। कल भी बताया था, गेहूं और सरसों हैं और ये कब काटी जाती हैं, लगभग मार्च या अप्रैल का महीना जो होता है ना, तब तक इनको काट के इनसे फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में इनको कहाँ घर लेके आएंगे और घर लाने के बाद में वापस इनको अक्टूबर नवंबर के माह में फिर से इनको बोएंगे। तो इस मार्च अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर के बीच का जो समय होता है ना, ये इन बीजों के लिए कैसा होता है, प्रतिकूल होता है। ये समय प्रतिकूल होगा। अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, मृदा के अंदर नमी होगी, वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में बीज का अंकुरण आसानी से होता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर बीज जो होता है, जैसे ये बीज है और बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, एक छोटा सा भ्रूण। तो ये भ्रूण जो होगा ना, ये भ्रूण कैसी अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में पलट चला जाता है, निष्क्रिय, या फिर ये सुप्त अवस्था में चला जाता है, निष्क्रिय या सुप्त अवस्था में चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीज प्रसुप्ति के नाम से जानते हैं, सीड डॉर्मेंसी के नाम से जानते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बीज के अंदर पाए जाने वाला भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण कैसे निष्क्रिय या सुप्त अवस्था में चला जाता है। यही क्या कहलाएगी, बीज प्रसुप्ति या सीड डॉर्मेंसी कहलाती है, यही घटना जो होती। फिर इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही अक्टूबर नवंबर का समय आता है, ठीक, अक्टूबर नवंबर का समय आएगा तो उस कंडीशन में ये आपको मालूम ही है, मौसम में भी तब क्या होता है, बदलाव होगा थोड़ा सा। वायुमंडल में आर्द्रता रहेगी, भूमि के अंदर नमी रहती है क्योंकि बारिश का मौसम निकल जाता है, भूमि के अंदर क्या रहेगी, नमी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन बीजों का अंकुरण होता है, बीज का अंकुरण। अब अगला पॉइंट है, ठीक है, बीज के अंकुरण से मतलब है कि जो बीज में उपस्थित भ्रूण होता है, इस भ्रूण के द्वारा किसी नवोद्भिद पादप का क्या होना, निर्माण होना। बीज में उपस्थित भ्रूण के द्वारा नवोद्भिद पादप का निर्माण होना, या फिर बीज में उपस्थित भ्रूण जो होता है, बीज में उपस्थित भ्रूण जो होगा, इस भ्रूण से प्रांकुर और मूलांकुर, इन दोनों का निर्माण होना। अब प्रांकुर तो कहां जाएंगे, ऊपर की ओर, मूलांकुर कहां जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। तो प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होना, ये घटना जो होती है, या फिर नवोद्भिद का निर्माण जो होता है, यही क्या कहलाता है, बीज का अंकुरण कहलाता है। ठीक है, तो बीज प्रसुप्ति और बीज का अंकुरण दोनों आगे होंगे समझ में। अगली बात कि बीज का अंकुरण जब होगा ना, तो ये अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम दाल कुल की बात करें, दालों की बात करें। अब दालों के अंदर, दालों के बीज जो होते हैं ना, वो लगभग 5 से 10 वर्ष बाद भी वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। 5 से 10 वर्ष में भी अंकुरित हो जाएंगे वो। अच्छा, ऐसे ही क्या था, भारतीय कमल जो होता है, ये आपके पीडीएफ में लिखे हुए हैं,
भारतीय कमल जो होता है, भारतीय कमल के बीज जो होते हैं उनकी अंकुरण क्षमता लगभग कितनी होती है? 2000 वर्ष होती है, लगभग 2000 वर्ष होगी। ऐसे ही क्या था कि एक वो था मृत सागर जो है, जो आपने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा होगा, मृत सागर। ऐसे मृत सागर के पास में एक महल था, किंग हेराल्ड नाम का महल, किंग हेराल्ड नाम का एक महल था। इस महल की जब खुदाई की गई थी ना, किंग हेराल्ड नाम के महल की, तो वहां पे क्या हुआ था, इस महल के अंदर एक खजूर की प्रजाति मिली थी, खजूर की प्रजाति, जिसका नाम था फायोनिक्स, फायोनिक्स डक्टिलोफोरा, फायोनिक्स। ठीक है, खजूर की एक प्रजाति मिली थी फायोनिक्स डक्टिलोफोरा। इसकी भी अंकुरण क्षमता जो थी ना वो कई वर्षों तक की थी, 1000 वर्षों तक की थी इसकी, लगभग 2000 वर्षों तक इसकी क्या थी, अंकुरण क्षमता थी इसके बीजों की। ठीक है, ऐसे ही आपने कहीं पढ़ा होगा टुंड्रा प्रदेश मिलते हैं, ठंडे इलाके जो होते हैं जहाँ बर्फ पड़ी रहती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो टुंड्रा प्रदेश जो है, टुंड्रा प्रदेश के अंदर एक पादप होता है जिसका नाम था ल्यूपाइन, ल्यूपाइन। इस ल्यूपाइन की बीजों की अंकुरण क्षमता जो थी ना वो बहुत ज्यादा थी, लगभग 10,000 वर्ष इन बीजों की अंकुरण क्षमता मानी गई है कि ये बीज जो है ना वो 10,000 वर्षों तक क्या हो सकते हैं, उग सकते हैं, या 10,000 वर्ष बाद भी इनको हम उगा सकते हैं। ऐसे ही दो क्या नाम है, मसूर, इधर लिख रहा हूं, मसूर एक होता है मेडिकेगो, इनकी अंकुरण क्षमता, इनके जो बीज होते हैं ना इनकी अंकुरण क्षमता भी लगभग कितनी होती है, 50 वर्ष तक होती है, कि 50 वर्ष तक इनके बीजों को हम लोग आसानी से उगा सकते हैं और उनसे नया पादप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज से यहाँ बीजों के अंकुरण से, आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से चालू है, बीजों का अंकुरण। तो बीजों का अंकुरण क्या होता है कि बीज में पाए जाने वाला जो भ्रूण होता है या निष्क्रिय भ्रूण जो होगा वो अनुकूल परिस्थितियों में किसका निर्माण करेगा, नवोद्भिद पादप का निर्माण करे, तो यही क्या कहलाता है, बीजों का अंकुरण कहलाता है। ठीक है, बीजों का अंकुरण कहलाएगा। और बीज, या फिर ये कह सकते हैं कि बीज के अंदर जो भ्रूण है उस भ्रूण से किसका निर्माण होना, प्रांकुर का व मूलांकुर का निर्माण होना। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे दाल जो होती है ना हमारी, चना मटर जो है, दाल जो है, दालों की बीजों की अंकुरण क्षमता जो होती है वो 5 से 10 साल की होती है, कि इनको हम 5 से 10 साल के अंतराल में भी हम क्या कर लेंगे, उगा सकते हैं आसानी से। ऐसे ही भारत के अंदर या भारतीय कमल के जो बीज हैं उनके बीजों की अंकुरण क्षमता जो है वो 2000 वर्षों तक की है, कि 2000 वर्षों तक उनको हम संभाल के रखें तो इनको हम कभी भी उगा सकते हैं 2000 वर्ष के अंतराल में। ऐसे ही मृत सागर के पास में किंग हेराल्ड नाम का एक महल था, इस महल की जब खुदाई की थी ना तो उसमें एक खजूर की प्रजाति निकली थी फायोनिक्स डक्टिलोफोरा। इस प्रजाति के जो बीज थे उन बीजों की भी अंकुरण क्षमता लगभग 2000 वर्ष की थी। ठीक है, ऐसे ही मसूर मेडिकेगो, इनकी कितनी होती है, लगभग 50 वर्ष। ऐसे ही टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं, टुंड्रा प्रदेश जहां 12 महीने बर्फ पड़ती है, उन क्षेत्रों के अंदर ल्यूपाइन के जो बीज थे इन बीजों की अंकुरण क्षमता लगभग 10,000 वर्ष आंकी गई है। तो कहने का मतलब है कि बीजों का अंकुरण या बीजों से नए पादप के निर्माण होने की जो क्षमता होती है वो हर जाति के अंदर कैसी होगी, अलग अलग होगी, हर जाति के अंदर। ठीक है यहां तक। अच्छा, इसके बाद में आता है कि बीजों का महत्व क्या होता है। ठीक है, बीजों का महत्व क्या होता है, आपके लिए पीडीएफ में एक क्वेश्चन मिलेगा कि बीज जो होते हैं ना वो क्या लाभ प्रशस्त करते हैं। इसका मतलब यही है कि बीजों का महत्व क्या है। तो देखो बीजों का महत्व क्या है, सबसे पहले देखना कि हमें यह पता है कि बीज जो होते हैं, इसको साफ करें पहले,
देखो बीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन का परिणाम होता है। ये हमको पता ही है कि लैंगिक जनन का परिणाम के रूप में सबसे अंतिम उत्पाद जो प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, बीज होगा। दूसरा, बीज जो होते हैं ना, इन बीजों से हमें नई संतति प्राप्त होती है, या नया पादप जो होगा वो इन्हीं बीजों से प्राप्त होगा। ठीक। अगला है कि बीज जो होते हैं, इन बीजों के अंदर छोटा सा क्या मिलता है, भ्रूण पाया जाता है। भ्रूण पाया जाएगा जो नवोद्भिद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। बीज जो होते हैं, कई बीज ऐसे होते हैं जो कि किसके काम में आते हैं, खाद्य के काम में आते हैं, जिनको हम खाने के काम में लेंगे, जैसे गेहूं, बाजरा, जिनको हम खाने के काम में ले रहे हैं। अगला है, कई बीज ऐसे होते हैं जो कि संकर ओजता को प्रदर्शित करते हैं। अब संकर ओजता को वो बीज प्रदर्शित करेंगे जिनका निर्माण पर परागण के द्वारा हो रहा हो। ध्यान से सुनना, जिनका निर्माण पर परागण के द्वारा हो रहा हो वही संकर ओजता को प्रदर्शित करेंगे, वो बीज जो होंगे। तो ये बीजों के कुछ लाभ हैं, इनमें से आपको ज्यादा नहीं 2 लाभ आप लोग याद कर लेना, वो आपके लिए काफी हैं। अब इसके बाद में आता है, बीज के बाद में हमारा अगला टॉपिक है असंग जनन। असंग जनन या इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। देखो असंग जनन क्या है, सुनना ध्यान से, कि लैंगिक जनन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, लैंगिक जनन का मतलब है कि ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण, ध्यान से सुनना, युग्मक निर्माण प्लस युग्मक संलयन, ये दोनों क्रियाएं जिसमें होती हो वही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब असंग जनन का देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, असंग जनन, लैंगिक जनन में क्या हो रहा था, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या हो रहे थे, साथ साथ मिल रहे थे। ठीक है, दोनों कैसे थे, संग में आ रहे हैं, संग में ही उनका निर्माण हो रहा है और उन दोनों का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, संग में जुड़ रहे हैं। अब आप मतलब यदि आप उपसर्ग किसी के आगे लगे तो इसका मतलब क्या होगा, नहीं। ठीक, अर्थात लैंगिक जनन का किसी भी ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि लैंगिक जनन की विधि जो है ना, उसका किसी भी ऐसे, उसके स्थान पे किसी भी ऐसी विधि को प्रयोग करना। प्रतिस्थापन का मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि एक को हटा के उसकी जगह किसी दूसरे को लेके आना, वो क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। तो लैंगिक जनन का किसी ऐसी, तो प्रतिस्थापन जो होगा ना, लैंगिक जनन का किसी ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें युग्मक संलयन की घटना नहीं हो और बिना युग्मक संलयन के ही किसका निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, या युग्मनज का भ्रूण का निर्माण हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, असंग जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिभाषा शायद सबके समझ में आ गई होगी कि लैंगिक जनन का किसी ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन या लैंगिक जनन के स्थान पे किसी ऐसी विधि को काम में लेना जिसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं हो और क्या हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए। ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो जाए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, असंग जनन के नाम से जानते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे विंकलर नाम के, विंकलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण, ध्यान से सुनना, जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन की क्रिया नहीं हो, अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस या असंग जनन के नाम से जानते हैं। तो इसकी 2 परिभाषा हो गई, सामान्य तौर पे आप इस परिभाषा को लिखना
कि लैंगिक जनन के स्थान पे ऐसी विधि को काम में लेना जिसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं हो और भ्रूण का निर्माण हो जाए, उसे असंग जनन कहेंगे। और बिंगलर ने क्या परिभाषा दी थी कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती हो, युग्मक संलयन की क्रिया नहीं हो रही हो और अर्धसूत्रण की क्रिया भी नहीं हो रही हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, असंग जनन के नाम से जानते हैं। बिना इन क्रियाओं के किसका निर्माण हो रहा हो, भ्रूण का निर्माण हो रहा हो, तो उसे असंग जनन कहते हैं। अब सुनो, ऐसी जो जातियां होती है ना जिनमें इस प्रकार की घटना होती है, उनको बोलते हैं हम एपोमिक्टिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ऐसी जातियां जिनके अंदर असंग जनन की क्रिया होती है, उन जातियों को एपोमिक्टिक जाति के नाम से जानते हैं। अगली बात कि भारत के अंदर दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर एक विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय, या जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, डीयू के नाम से। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रोफेसर थे पहले वनस्पति विभाग के अंदर, जिनका नाम था डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद की बात है, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, पंचानन माहेश्वरी जो थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये वनस्पति विभाग की शाखा जो प्रयोगशाला थी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, वहाँ के हेड भी थे ये। और इनके लिए फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की उपाधि दी गई है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक इनको माना गया है, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक। ठीक है, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी को माना है। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने क्या किया था, असंग जनन को 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती। दूसरा है पुनरावर्ती, और तीसरा है अपस्थानिक असंग जनन। देखो 3 भागों में बांटा है, बहुत सिंपल है। अनावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन और अपस्थानिक असंग जनन। ठीक है, अब एक चीज देखना, असंग जनन की जो परिभाषा थी, असंग जनन की परिभाषा में क्या बताया था कि ऐसा जनन या लैंगिक जनन का ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें युग्मक संलयन की घटना नहीं हो, यह बताया था। तो इसका मतलब इसमें युग्मक निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता, युग्मकों के निर्माण की घटना इसमें हो सकती है। ठीक है, ये कहता है। अब युग्मकों का निर्माण जो हो रहा है, ध्यान से सुनो, दूसरी बात कि इसमें यह भी बोला है कि बिना युग्मक संलयन के किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण का निर्माण कहाँ होगा, ध्यान से देखना, भ्रूण जो बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है युग्मनज से, और युग्मनज जो बनता है ना, ये बनता है मादा युग्मकोद्भिद के अंदर, मादा युग्मकोद्भिद में। ठीक, और मादा युग्मकोद्भिद जो होता है ये कहाँ पे पाया जाएगा, बीजांड के अंदर पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। तो बीजांड की यदि हम संरचना देखें, बीजांड की, ठीक है, लगभग इस प्रकार की होगी बीजांड की संरचना। अब इस बीजांड की संरचना में ये पूरा की पूरा, ध्यान से सुनना, ये पूरी जो संरचना है ये क्या कहलाती है, मादा युग्मकोद्भिद, या इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं, भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश की जितनी भी कोशिकाएं हैं ना, ये आप लोग पढ़ते आए हैं कि सारी कोशिकाएं, चाहे ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हो, चाहे ध्रुवीय कोशिका हो, चाहे ये अंड समुच्चय हो, प्रत्येक कोशिका कैसी होगी, अगुणित होगी।
और मादा युग्मकोद्भिद का आपने विकास पढ़ा था, पहले निर्माण पढ़ा था, उसके बाद में विकास पढ़ा था। तो मादा युग्मकोद्भिद का इसका जो निर्माण होता है ना, वो किससे होता है? सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका से होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका से इसका क्या होगा? इस मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। सक्रिय या क्रियाशील एक ही बात है। और ये कोशिका कैसी थी? आपने देखी थी, वहां पढ़ी थी, अगुणित थी। और इस सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण जो हुआ था वो किससे हुआ था? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से हुआ था। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और मात्र कोशिका कैसी थी? ये द्विगुणित थी। यदि ध्यान हो गुरु बीजाणु जनन, यदि आपको ध्यान हो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण और गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मकोद्भिद का विकास, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी इसमें क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ये कैसी थी? द्विगुणित थी। अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिनमें से 3 क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। और केवल एक ही अगुणित कोशिका बची थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे? सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका के नाम से जान रहे थे। फिर इसी सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका से, ध्यान करो, मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो है, इसी सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से इस संरचना का निर्माण हुआ, अर्थात मादा युग्मकोद्भिद का विकास हुआ था यहाँ। ठीक है। सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका जो होती है ना, इसको मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका के नाम से भी जानते हैं, प्रथम कोशिका। और इस प्रथम कोशिका से एक विकसित मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ है ये। तो यहाँ जितनी भी कोशिकाएं हैं ना, ये सारी कोशिकाएं अगुणित हैं। अब देखो यहाँ असंग जनन को ध्यान से सुनना। असंग जनन को डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने क्या किया था? 3 भागों में विभाजित किया। अनावर्ती, पुनरावृत्ति और अपस्थानिक असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन जो है ना, इसमें बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, ध्यान से सुनो, कि भ्रूण का निर्माण होगा वो कहाँ पे होगा? या तो इसके अंदर होगा या इस बीजांड के अंदर होगा। कहने का मतलब है कि ये सारी प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है? इस बीजांड के अंदर हो रही है। और बीजांड में भी मुख्य रूप से कहाँ पे होगी? इस मादा युग्मकोद्भिद के अंदर होगी। ठीक है। अब केवल इस पूरे चित्र के अंदर केवल और केवल ये भाग कौन सा होता है? अगुणित होता है आवृत बीजियों के अंदर। केवल यही पढ़ा था, बीजांड काय, बीजांड द्वार, ये ब्रंत, निभाग, ये सब द्विगुणित होते हैं। केवल यही संरचना क्या होगी? ये पूरी अगुणित होगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अनावर्ती असंग जनन। ठीक है। अनावर्ती असंग जनन, या इसको बोलते हैं नॉन रिकरेंट असंग जनन के एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। देखो, अनावर्ती का मतलब होता है कि जब गुरु बीजाणु, ध्यान से सुनना, जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि कैसी होती है? द्विगुणित होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण हो? सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण हो। सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण हो। और ये सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका कैसी होगी? अगुणित होगी। अगुणित होगी। ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, द्विगुणित से अगुणित मिली है। ये 4 गुरु बीजाणु कोशिकाएं मिलती हैं, 3 नष्ट हो रही हैं, 1 बच रही है, उसी को हम सक्रिय क्रियाशील गुरु बीजाणु कोशिका के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। और ऐसे सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका से किसका निर्माण होता है? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। मादा युग्मकोद्भिद। और मादा युग्मकोद्भिद भी कैसा होगा? अगुणित होगा। अब इस मादा युग्मकोद्भिद में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? ध्यान से देखना। एक तो ये हो गई प्रतिमुखी कोशिका, निभाग की ओर, बीजांड द्वार की ओर, ये 2 सहायक कोशिकाएं हो गई। और ये कौन सी हो गई? अंड कोशिका। और ये कौन सी हो गई? ध्रुवीय कोशिका। ये हो गई यहां पे। तो कहने का मतलब है कि यदि अगुणित कोशिकाओं से, ध्यान से सुनना, यदि अगुणित कोशिकाओं से अगुणित भ्रूण का निर्माण हो,
यदि अगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण हो, अगुणित भ्रूण का निर्माण हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अनावर्ती असंग जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस पूरे बीजांड के अंदर केवल यही संरचना, ये जो 7 कोशिकाएं हैं ना, यही 7 कोशिका क्या हैं, अगुणित हैं। बची हुई बाहर की जितनी भी कोशिकाएं होंगी ये सब कैसी हैं, द्विगुणित हैं। तो अब इसी क्रम पर या इसी मादा युग्मकोद्भिद के आधार पे इस अनावर्ती असंग जनन को हम 2 भागों में बांट के चल रहे हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से, एक तो है अनिषेक जनन या अनिषेक फलन, ये भी हो सकता है। ठीक, और दूसरा है अनिषेक अपबीजाणुकता या अपयुग्मन के नाम से जानेंगे। ठीक है, पहला तो कौन सा हो गया, अगुणित अनिषेक जनन, ये अगुणित शब्द और यूज कर लेना, अगुणित, और दूसरा है अगुणित अपयुग्मन, ये नाम ऐड कर लेना इसमें। तो अनावर्ती, ध्यान रखना, अनावर्ती का मतलब होता है अगुणित कोशिका, ये ध्यान रखो, अनावर्ती अगुणित। ठीक है, बस एक की ध्यान रख लेना, यदि अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो रहा हो तो वो कौन सा होगा, अनावर्ती असंग जनन होगा। अनावर्ती मतलब अगुणित, पूरा मादा युग्मकोद्भिद क्या होगा, अगुणित। तो अगुणित कोशिकाओं से अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भ्रूण का निर्माण इस मादा युग्मकोद्भिद में होगा। अब ये मादा युग्मकोद्भिद आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो, कहाँ मिल रहा है, बीजांड के अंदर। और इस मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे हो रहा है, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका से हो रहा है। और ये कोशिका किससे बन रही है, मातृ कोशिका से। तो मातृ कोशिका द्विगुणित है, ये अगुणित है, तो अगुणित से मादा युग्मकोद्भिद भी कैसा बन रहा था, अगुणित बन रहा था। तो इन अगुणित कोशिकाओं से यदि अगुणित भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो इसे क्या बोल रहे हैं, अनावर्ती असंग जनन के नाम से जान रहे हैं। लेकिन युग्मक संलयन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना, युग्मकों का हाँ निर्माण जरूर हो चुका है इसमें अंडकोशिका का, लेकिन अंडकोशिका नर युग्मक के साथ में संलयन नहीं कर रही है। ठीक, बिना संलयन के ही ये क्या करेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी। तो पहला हो गया अगुणित अनिषेक जनन या अनिषेक फलन। इसमें होता है कि अगुणित अंडकोशिका, ध्यान से सुनना, अगुणित अंडकोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण हो बिना निषेचन के, ध्यान से, बिना युग्मक संलयन के, यदि इस अगुणित अंडकोशिका से, केवल इस अगुणित अंडकोशिका से, केवल ये अगुणित अंडकोशिका जो है ना, वो ही किसका निर्माण कर दे, भ्रूण का निर्माण कर दे। और ये भ्रूण भी फिर कैसा होगा, अगुणित ही होगा ये भ्रूण भी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगुणित अनिषेक जनन के नाम से जानेंगे। ठीक, दूसरा है अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अपयुग्मन का मतलब है कि इस अंडकोशिका को छोड़ के, अगुणित मादा युग्मकोद्भिद में इस अगुणित अंडकोशिका को छोड़कर किसी भी अन्य कोशिका, मतलब चाहे तो वो प्रतिमुखी कोशिका हो, चाहे वो ध्रुवीय कोशिका हो, चाहे वो सहायक कोशिकाएं हो, तो अंडकोशिका को छोड़कर अंडकोशिका को छोड़कर मादा युग्मकोद्भिद की या भ्रूण कोश की किसी भी अन्य कोशिका से, अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण होना, यह घटना कौन सी कहलाती है, अगुणित अपयुग्मन कहलाती है। फिर से सुन लेना कि पंचानन माहेश्वरी ने क्या किया था, इनको 3 भागों में बांटा है, अनावर्ती, पुनरावर्ती और अपस्थानिक असंग जनन। अनावर्ती में क्या होता है कि मादा युग्मकोद्भिद जो बनता है ये पूरा क्या होगा, अगुणित होगा। तो अगुणित कोशिका से अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। अब यहाँ पे यदि अंड कोशिका से अगुणित भ्रूण का निर्माण हो रहा हो, अंड कोशिका भी क्या होगी, अगुणित होगी। तो अगुणित अंड कोशिका से अगुणित भ्रूण का निर्माण हो रहा हो तो इसको बोलेंगे अगुणित अनिषेक जनन के नाम से जानेंगे। और यदि इस अंड कोशिका को छोड़कर
किसी भी अन्य कोशिका से, चाहे प्रतिमुखी कोशिकाएं हो, चाहे ध्रुवीय या फिर सहायक कोशिकाएं हो, किसी से भी यदि भ्रूण का निर्माण हो रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे, अगुणित अपयुग्मन के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा, ये शायद आ गया होगा समझ में सबके। दूसरा है इसके बाद में कि पुनरावृत्ति या रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखो पुनरावृत्ति में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें कुछ विशिष्ट विभाजन होते हैं या समसूत्री विभाजन के द्वारा, कुछ विशिष्ट विभाजन के द्वारा ये किसका निर्माण करेगी, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। 4 कोशिकाओं का निर्माण किया, ठीक है, ये द्विगुणित है, तो इससे जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी वो सारी कैसी होंगी, द्विगुणित होती हैं। अब इन द्विगुणित इन 4 कोशिकाओं में से कोई भी 3 कोशिकाएं क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी, कोई भी 3 कोशिकाएं। अब जो ये एक कोशिका जो ये बची है ना, ये द्विगुणित कोशिका होती है, और द्विगुणित कोशिका, ये द्विगुणित कोशिका ही क्या कहलाती है, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका कहलाएगी, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका। अब इससे जो मादा युग्मकोद्भिद बनेगा, मादा युग्मकोद्भिद के विकास में हमेशा और हमेशा समसूत्री विभाजन होंगे। ध्यान से सुन लेना, जब भी मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा तो उसमें 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। तो मादा युग्मकोद्भिद का जब निर्माण होगा इस सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका से, तो मादा युग्मकोद्भिद की भी सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, द्विगुणित ही होंगी। फिर से सुन लेना एक बार, पहले तो हमने अनावर्ती की बात कर ली। अनावर्ती का मतलब होता है अगुणित कोशिकाओं से, नाम से ध्यान रखना, पहले अक्षर से ही मालूम चल जाएगी, ठीक है। अगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होना। पुनरावृत्ति में क्या होगा कि कभी कभी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन ना होके क्या होता है, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण होगा, जो कि कैसी होगी, द्विगुणित ही होगी। ठीक है, 3 नष्ट हो जाएंगी, 1 बचेगी हमारे पास, और इसी सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका से मादा युग्मकोद्भिद का, ऐसा मादा युग्मकोद्भिद बनेगा, और इस मादा युग्मकोद्भिद की सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। पूरा की पूरा ये युग्मकोद्भिद जो होगा वो द्विगुणित होगा। ठीक है, अब इस क्या नाम है, द्विगुणित मादा युग्मकोद्भिद में ध्यान से सुनना, इस द्विगुणित मादा युग्मकोद्भिद के अंदर एक तो अंड कोशिका है, एक अंड कोशिका हो गई, और एक अंड कोशिका को छोड़ के ये वाली कोशिकाएं, 6 कोशिकाएं ये रह गई। ठीक, तो इसको भी कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक तो है जनन अपबीजाणुकता और एक है कायिक अपबीजाणुकता। जनन अपबीजाणुकता और दूसरी है कायिक अपबीजाणुकता। अब सुनो कि ये जितनी भी कोशिकाएं हैं सारी की सारी कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं, द्विगुणित हैं ये। यदि द्विगुणित अंड कोशिका से, द्विगुणित अंड कोशिका से किसका निर्माण हो, भ्रूण का निर्माण हो, तो ये भ्रूण भी कैसा बनेगा, द्विगुणित ही बनेगा। इस द्विगुणित अंड कोशिका से यदि ये बिना युग्मक संलयन के, भाई ये खुद ही एक युग्मक है, युग्मक बन गई, लेकिन नर युग्मक इसके पास में नहीं आ रहा, तो बिना संलयन के ही ये किस में बदल जाए, भ्रूण में बदल जाए, बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण करती है, तो ये जनन अपबीजाणुकता। दूसरा कायिक अपबीजाणुकता। कायिक अपबीजाणुकता कहते हैं कि इस द्विगुणित अंड कोशिका को छोड़कर इस मादा, द्विगुणित मादा युग्मकोद्भिद, पूरा पूरा द्विगुणित है, द्विगुणित मादा युग्मकोद्भिद की किसी भी अन्य कोशिका से, चाहे वो प्रतिमुखी कोशिकाएं हो, चाहे वो ध्रुवीय हो, चाहे वो कायिक कोशिका हो, ठीक, सॉरी सहायक कोशिकाएं हो, इनसे यदि भ्रूण का निर्माण हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, कायिक अपबीजाणुकता बोलेंगे।
अनावर्ती और पुनरावर्ती में केवल इतना अंतर होता है, अनावर्ती में मादा युग्मकोद्भिद अगुणित होगा और पुनरावर्ती में ये द्विगुणित होता है, बस इतना अंतर होता है। ठीक है, हैं दोनों सेम ही, एक में अंड कोशिका से और दूसरे प्रकार में अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो रहा है। थर्ड है इसके बाद में अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक असंग जनन। अपस्थानिक असंग जनन जो होता है ना, इस अपस्थानिक असंग जनन में इस भ्रूण कोश को छोड़कर, इसको छोड़कर, चाहे ये अगुणित है या द्विगुणित है कोई मतलब नहीं इससे, इसको छोड़कर इस बीजांड की किसी भी कोशिका से, ठीक है, बीजांड की किसी भी कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण होता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक असंग जनन के नाम से जानेंगे। वैसे अपस्थानिक असंग जनन को हम लोग उसमें बहुभ्रूणता की स्थिति में लेके चलते हैं। तो मादा युग्मकोद्भिद जो होता है ना, मादा युग्मकोद्भिद को छोड़कर यदि बीजांड काय या बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से, क्योंकि पूरा की पूरा बीजांड जो होगा वो द्विगुणित होगा, केवल ये भाग अगुणित होगा, तो बीजांड की किसी भी कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण होता हो तो उसको अपस्थानिक असंग जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये असंग जनन के 3 प्रकार हो गए, अनावर्ती, पुनरावर्ती और अपस्थानिक। इसके बाद में अगला और अंतिम पॉइंट आता है बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रॉयनी। नाम से ही मालूम चल रहा होगा बहुभ्रूणता। बहु का मतलब क्या होगा, बहुभ्रूणता का मतलब एक से ज्यादा भ्रूण होना। पॉली शब्द का यूज हो रहा है ना, तो पॉली का मतलब क्या होगा, 2 से ज्यादा होना। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, डाई, तो 2 या 2 से ज्यादा भ्रूणों का होना वही क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। छोटा सा टॉपिक है ये, एक ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक नाम के, ल्यूवेनहॉक। तो बहुभ्रूणता की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, और ल्यूवेनहॉक ने सिट्रेसी कुल के पादप थे, सिट्रेसी कुल के पादप जो थे, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, इनके अंदर इसकी क्या की थी, खोज की थी। किसकी, बहुभ्रूणता की खोज। बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि पुष्प के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होना, वही बहुभ्रूणता कहलाता है। और ल्यूवेनहॉक ने सिट्रेसी कुल के पादपों के अंदर इसकी खोज की थी। अब बहुभ्रूणता की स्थिति कब कब हो सकती है, अभी केवल हम पादपों के लिए देख रहे हैं, जंतुओं के लिए नहीं देख रहे, जंतुओं में बहुभ्रूणता कैसे होगी। तो देखो, पादपों के अंदर बहुभ्रूणता की स्थिति कहाँ कहाँ से हो सकती है, फिर से देखना। देखो, सबसे पहली बात, जब भी पादप के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो आपने पढ़ा है कि पराग नलिका जो होती है वो प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद में इस अंडकोशिका के साथ में मिलकर अंडकोशिका जो होती है, इस अंडकोशिका से किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण करेंगे। पहले नरयुग्मक केंद्रक इस अंडकोशिका के साथ में जुड़ेगा और किसका निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा, और ये युग्मनज किसमें बदलेगा, भ्रूण में बदलेगा। ठीक है, तो ये तो एक तरह से क्या है, कॉमन प्रोसेस है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है हर पादप के अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है,
कि इस अंडकोशिका से तो भ्रूण का निर्माण वो तो प्राकृतिक रूप से चलेगा ही, वो तो शुरू से जो चलता हुआ आ रहा है। इसके अलावा किसी भी अन्य कोशिका से भी, मादा युग्मकोद्भिद की किसी भी अन्य कोशिका से भी क्या हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है, भ्रूण का निर्माण, ठीक है, किसी भी अन्य कोशिका से, पहली बात। दूसरा, बीजांड जो होता है ना, ये बीजांड काय जो है, इस बीजांड की किसी भी कोशिका से, बीजांड की किसी भी कोशिका से क्या होना, भ्रूण का निर्माण होना, वो भी क्या कहलाएगा, क्या नाम है, बहुभ्रूणता की स्थिति कहलाएगी। तो बहुभ्रूणता बहुत कॉमन पॉइंट है, कोई इतना ज़्यादा डीपली आएगा नहीं, बाई चांस यदि आया तो केवल और केवल परिभाषा या किसके अंदर खोजा था। तो बहुभ्रूणता का सीधा सा मतलब है एक से अधिक भ्रूणों का क्या होना, निर्माण होना। अंडकोशिका के अलावा किसी भी अन्य जगह से कोई भ्रूण बनना होगा तो वो कैसा होगा, बहुभ्रूणता की स्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है ना वो लगभग यही कंप्लीट है। और इसके अलावा एक बार इसमें देख लेंगे, बाय चांस कोई ऐसी कोई टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक हो जो रह गया हो, छूट गया हो, तो आप लोग बता देना, अदरवाइज देखेंगे तो सही से कौन से इसमें टॉपिक अभी रह गए हैं, कौन से नहीं रहे हैं। अब देखो, इसके बाद में आप लोगों की एनसीईआरटी कॉर्नर जो है, एनसीईआरटी कॉर्नर का मतलब है कि बुक के अंदर जो चैप्टर दे रखा है उसमें चैप्टर के पीछे की तरफ कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो हमको देखने हैं एक बार। देखो, पहला है इसमें क्वेश्चन, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर व मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। आवृतबीजी पुष्प के अंगों के नाम पूछा है, तो आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताना है जहां पे नर व मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा। तो ये देखो, पीडीएफ लोड करने ना आपकी बुक जो है वही चल रही है, उसी के इसमें क्वेश्चन है। तो आवृतबीजी पादपों में यदि हम नर युग्मकोद्भिद की बात करें तो नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है वो कहाँ पे होगा, वर्तिकाग्र पे होता है। ध्यान से सुन लेना, इसका विकास जो होगा ना वो वर्तिकाग्र पे होगा, ठीक। या फिर पराग कोश के अंदर भी यदि आपके लिए दे दिया जाए ना ऑप्शन पराग कोश, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कर देना, क्योंकि कई जगह लिखा हुआ है ये। मादा युग्मकोद्भिद का बात करें, मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ पे होता है, तो इसका विकास कहाँ होगा, बीजांड के अंदर। क्वेश्चन सारे हैं इसमें, सब आसानी से मिल जाएंगे। अगला है लघु बीजाणुदानी तथा गुरु बीजाणुदानी के बीच में अंतर लिखिए। तो ये शायद आपके लिए क्वेश्चन पीडीएफ में दे रखा है। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोश का विभाजन संपन्न होता है। लघु बीजाणुदानी और गुरु बीजाणुदानी, ठीक है, इनमें कौन सा विभाजन संपन्न होगा, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम, लघु बीजाणुदानी में लघु बीजाणु युग्मक, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। गुरु बीजाणुदानी में गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण होगा। अगला है निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। बुक में देख लेना, ऐसे मिल जाएंगे। पहला दे रखा है इसमें पराग कण, यहां लिख रहा हूं पराग कण,
दूसरा दे रखा है बीजाणु जन ऊतक, तीसरा दे रखा है लघु बीजाणु चतुष्क, अगला है पराग मात्र कोशिका, और नर युग्मक, ये दे रखे हैं। अब देखो इनको विकास के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले विकास के क्रम में कि कौन सी चीज कहाँ से होती हुई आ रही है। सबसे पहले देखो कि बीजाणु जनन ऊतक जो होते हैं, इन बीजाणु जनन ऊतकों में से कुछ कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती हैं, और आकार में वृद्धि करने पे ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, मात्र कोशिकाएं कहलाएंगी। मात्र कोशिका, या इनको बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, पराग मात्र कोशिका। ठीक है, तो पहला और दूसरा। अब पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, भाई लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनेंगे, 4 लघु बीजाणु बनते हैं ना पहले, और चारों लघु बीजाणु पहले आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और वो किसका निर्माण करते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क, तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, लघु बीजाणु चतुष्क। और लघु बीजाणु चतुष्क में जब कैलोज खत्म होती है ना, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, फिर ये क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। परागकण, तो चौथा कौन हो गया, परागकण। और परागकणों का जब अंकुरण हो जाता है, जब इनमें 2 नर युग्मक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, तो ये क्या कहलाएंगे आगे, नर युग्मक। ठीक है, तो 5वें नंबर पे कौन आएगा, नर युग्मक। ये इनके विकास का क्या हुआ, क्रम हो गया। अगला दे रखा है एक आवृतबीजी, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। बीजांड का आपको चित्र आपकी पीडीएफ में बना रखा है और उसका वर्णन भी दे रखा है। अगला है, आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुक विकास से क्या समझते हैं। देखो कुछ नहीं समझते, बहुत सिंपल है। एक बीजाणुक विकास, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि एक बीजाणुक शब्द क्या होता है। एक बीजाणुक या मोनोस्पोरिक, ये क्या होते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का ये जो निर्माण हुआ था ना, ये मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण ये किससे हुआ था, ध्यान हो तो आपको, सक्रिय गुरु बीजाणु से हुआ था। सक्रिय गुरु बीजाणु से हुआ था, और सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण जो हुआ था वो किससे हुआ था, मात्र कोशिका से हुआ था। बस यही प्रक्रम दिखाना है। एक बीजाणु से मतलब है कि एक बीजाणु मात्र कोशिका से, अर्थात एक मात्र कोशिका से एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु बनेगा, और एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु से एक ही मादा युग्मकोद्भिद बनेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एक बीजाणुक बोलते हैं। मतलब एक बीजाणुक कोशिका से ही मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ है। बस आगे है, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट या केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, आने लायक भी है, और ये 3 नंबर में आने लायक है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये 3 नंबर के लायक है। 7 इसकी व्याख्या करनी है आपको, और वहां पे लिखा हुआ है, पीडीएफ में भी आपको लिखा हुआ है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास लिखा हुआ है। तो इसमें यही पूछा है, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था, इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इसका पूरा मादा युग्मकोद्भिद का आपको विकास दिखाना है। अगला है, उन्मिल परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। उन्मिल परागणी पुष्प जो होते हैं वे पुष्प होंगे जो कि दल और बाह्य दलों से अनावृत होते हैं। मतलब दल और बाह्य दलों से ढके नहीं रहते, अर्थात ये पुष्प कैसे रहते हैं, खुले पुष्प रहते हैं। ठीक है, और अनुन्मिल्य क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस कौन से होंगे, ये तो कौन से हो गए, कैस्मोगोमस,
और दूसरे जो बंद रहेंगे ना, दल और बाह्य दलों से ढके हुए रहते हैं, इनको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, जब तक इनमें स्वयं परागण संपन्न नहीं हो जाए। ठीक है, आगे है इसमें, क्या अनुन्मिल्य पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? क्या इन पुष्पों में पर परागण संपन्न होगा? ध्यान से सुनना, क्या अनुन्मिल्य अर्थात जो दल बाह्य दल से ढके रहेंगे, क्या इनमें स्वयं पराग, क्या दे रखा है, क्या इनमें पर परागण संपन्न होता है? पहली बात तो यह है कि इनमें प्राकृतिक रूप से पर परागण संपन्न नहीं होता है। ठीक है, पर परागण प्राकृतिक रूप से संपन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दल और बाह्य दलों से ये क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, जिससे बाहर से कोई भी कीट या वायु के द्वारा कोई भी परागकण इस पुष्प के अंदर जो वर्तिकाग्र होगी इस पे जाके नहीं गिरेगा। ठीक है, आगे है, अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या कीजिए। तो तर्क तो इसका यही है, क्योंकि ये दल बाह्य दलों से ढके हुए रहेंगे तो किसी भी अन्य पुष्प के परागकण जो है वो इसकी वर्तिकाग्र पर नहीं आ पाएंगे। ठीक, अगला है इसके बाद में, पुष्पों द्वारा स्वयं परागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दीजिए। तो 2 कार्यनीति कौन कौन सी हैं? एक तो है विपुंसन या इमैस्कुलेशन, और दूसरी है थैलीकरण, या इसको बोलते हैं बोरा वस्त्रावरण। ठीक है, इमैस्कुलेशन और कौन सी थी? बोरा वस्त्रावरण या बैगिंग। अगला है इसके बाद में, स्वयं अयोग्यता क्या होती है? ठीक है, पर परागण के अनुकूलन लिखाए थे ना आपको, तो पर परागण के अनुकूलनों में वहां लिख रही थी स्वयं अयोग्यता, पर परागण के अनुकूलनों में नहीं, स्वयं अयोग्यता होती है। स्वयं बंधता से मतलब होता है कि अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र को परागण क्या नहीं कर पाते हैं, निषेचित नहीं कर, वो परागित नहीं कर पाते हैं। यही क्या होती है? स्वयं अयोग्यता होती है। स्वयं अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वयं परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? अरे सीधी सी बात है कि ये वर्तिकाग्र है, स्वयं बंधता बताई थी आपको, तो यहाँ इसके परागकण जो होंगे, इस परागकोश से परागकण निकल के यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो वर्तिकाग्र पे वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यदि इसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के परागकण यदि यहाँ आ गए तो वो क्या होंगे? अंकुरित हो जाते हैं। अब जब परागकण ही अंकुरित नहीं होंगे तो यहाँ बीजांड के अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि पराग नलिका नहीं बन पाती है। आगे है, बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीकी क्या है? पादप प्रजनन में ये कैसे उपयोगी है? अभी बताया था, ये बैगिंग, इमैस्कुलेशन और बैगिंग कृत्रिम परागण में काम में आती हैं। अगला है, त्रिसल्यन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसल्यन कहते हैं कि जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं ना, ध्रुवीय केंद्रक, प्रथम नरयुग्मक केंद्रक प्लस द्वितीयक केंद्रक, ये दोनों मिलके एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिसल्यन के नाम से जानते हैं। यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? यह कहाँ संपन्न होगा, कैसे होगा? कि जब पराग नलिका जो है ना, ये किस में प्रवेश करेगी? भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, तो ये अपने दोनों नरयुग्मकों को भ्रूण कोश में छोड़ देगी, और इनमें से प्रथम नरयुग्मक केंद्रक जो होगा वो इस ध्रुवीय केंद्रक के साथ में जुड़कर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करेगा। अगला है, स्वयं निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या समझते हैं? युग्मनज प्रसुप्ति अभी बताई थी। युग्मनज मतलब भ्रूण जो होता है ना, वो सुप्त अवस्था में चला जाएगा, निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। अगला है, बीज पत्राधार और बीज पत्रों पर एक प्रांकुरचोल और मूलांकुरचोल, अध्यावरण और बीजचोल, परिभ्रूणपोष व फलवित्ती, इनमें आपको अंतर बताने हैं, जो आपकी पीडीएफ में सारे अंतर लिखे हुए हैं इनमें। अगला है, सेब को आवासीय फल माना जाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना का निर्माण करता है? देखो, जिस फल का निर्माण
पुष्प के अंडाशय से, पिछले चैप्टर में ही बताया था कि केवल और केवल अंडाशय से यदि निर्माण हो रहा हो फल का तो उसे हम क्या बोलेंगे, सत्य फल के नाम से जानते हैं। लेकिन इस अंडाशय के साथ में कोई अन्य भाग, कोई अन्य पुष्पीय भाग फल निर्माण में भाग लेता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आवासी फल के नाम से जानते हैं, आवासी। तो सेब के अंदर क्या होता है, फल का निर्माण तो अंडाशय से होगा, सेब के अंदर अंडाशय से ही फल का निर्माण होगा, लेकिन इस अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन जो होता है ना, वो भी अपनी टांग अड़ाता है, मतलब वो भी अंडाशय के साथ में फल निर्माण में भाग लेगा। इसलिए ऐसे फल क्या होते हैं, आवासी फल होते हैं। सेब का फल आवासी होगा। अगला है विपुंसन से क्या तात्पर्य है, ये दे रखा, विपुंसन लिख रहा है उसमें पीडीएफ में। अगला है यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो प्रेरित अनिषेक जनन के लिए आप कौन सा, ये आपको बताना है कौन सा फल चुनेंगे, वो आपके ऊपर है। परागण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। टेपिटम के कार्य आपको लिखा रखे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि मान के चलना एक विकसित हो रहे परागकोश में टेपिटम यदि नष्ट हो जाए, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक परागकोश है वो विकसित हो रहा है और उसमें यदि टेपिटम नष्ट हो जाए तो पराग कणों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पराग कणों पे ये प्रभाव पड़ेगा कि पराग कण पोषित नहीं हो पाएंगे, उनको पोषण नहीं मिल पाएगा और पोषण नहीं मिलेगा तो ऐसे परागकण बंधे रह जाएंगे। अगला है असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है, अभी बताया था असंग जनन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी कॉर्नर वाले क्वेश्चन हो गए सारे जो आपके उसमें दे रखे थे। इसके बाद में अगला है कि पिछली एनसीईआरटी सिलेबस में जितने भी एग्जाम हुए थे राजस्थान के अंदर उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हम एक बार देख लें। आपकी पीडीएफ में भी हैं वो। देखो, पहला है पार्थोनियम पादप से विकसित, आपके उसमें अंतिम पृष्ठ पे दे रखा है पीडीएफ में। अंतिम पृष्ठ पे दे रखे हैं सारे क्वेश्चन, 2012 में आया हुआ है। पार्थोनियम पादप से विकसित कौन सी रचना एलर्जी रोग उत्पन्न करती है, तो बताया था ना पराग एलर्जी, ध्यान हो तो पार्थोनियम कॉग्रेस घास, ठीक है, ये जो होती है इसके परागकण हवा में उड़ते हैं और मानव के अंदर एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। 1 नंबर में आया था। इसी साल दूसरा क्वेश्चन आया था परागण किसे कहते हैं और बेलिसनेरिया तथा समुद्री घासों में परागण क्रिया का वर्णन पूछा था। बेलिसनेरिया और समुद्री घासों में जल परागण के बारे में पूछा था। ऐसे ही 2013 में है उन्मिल्य और अनुन्मिल्य परागणी पुष्पों में एक अंतर लिखिए। ठीक है, खुले पुष्प और बंद पुष्प के बारे में एक अंतर लिखना था। 2013 में 1 नंबर में पूछा था। दूसरा आया था 3 नंबर में, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, भ्रूणपोष, ठीक है, मुक्त केंद्र की व कोशिकीय भ्रूणपोष का वर्णन, ये पूछा था। ये आपके इसमें लिख रहे हैं पीडीएफ में सारे। अगला है पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणता क्या होती है। पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणता 3n होती है, त्रिगुणित होती है। ठीक है, 1 नंबर में आया था ये। अगला है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया को समझाइए। बताया था ना सुयोग्य अयोग्य परागकणों की पहचान करना रासायनिक संगठनों का परिणाम होती है। ये 3 नंबर में पूछा था 2014 में। 15 में देखो 2 क्वेश्चन आए थे कि परागकण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहते हैं, लंबे समय तक, कुछ ना कुछ तो पाया जाता होगा इनके ऊपर। स्पोरोपोलिन नामक कोई चीज पाई जा रही है जो इनको लंबे समय तक क्या रखेगी, सुरक्षित रखेगी। अगला है भ्रूणपोष क्या है, भिन्न प्रकार के भ्रूणपोष को समझाइए। 2014 में भी
13 में भी आया है, 15 में भी आया है भ्रूणपोष। अगला है 16 में आया हुआ विपुंसन किसे कहते हैं? विपुंसन की परिभाषा पूछी थी 1 नंबर में, कलिकावस्था में ही परागकोश को काट के अलग करना। और इसी में दूसरा क्वेश्चन आया था 2016 में, पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च की घटनाओं के नाम बताइए। निषेचन पश्च की घटना, युग्मनज निर्माण और भ्रूण का विकास, एवं द्विबीजपत्रियों के भ्रूण की व्याख्या कीजिए। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास पूछा है, इसमें 3 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। अगला 2017 में आया था, मादा युग्मकोद्भिद के विकास की क्रिया को विस्तार से समझाइए। 7 कोश की 8 केंद्र की अवस्था पूछी थी इसमें विस्तार से। और अथवा करके इसी में आया था, लघु बीजाणु दानी की संरचना समझाते हुए इसके विभिन्न स्तरों के कार्य बताइए। भित्ति परतों को प्रदर्शित करते हुए लघु बीजाणु दानी का नामांकित चित्र बनाइए। लघु बीजाणु दानी का चित्र बनाना है, उसके भित्ति स्तर दिखाने हैं उसमें, ठीक है, उनके कार्य बताने हैं। मतलब लघु बीजाणु दानी की संरचना का पूरा वर्णन आपको करना था इसमें, ठीक। 4 नंबर में आया था ये। और 2018 में पूछा था, असंग जनन की परिभाषा आई थी, केवल परिभाषा। और परागण क्रिया पूछी थी, परागण की परिभाषा दीजिए। वायु परागण व जल परागण को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें उदाहरणों की व्याख्या नहीं देनी थी, केवल वायु परागण और जल परागण के बारे में बताना था। तो 2018 के बाद में 19 में जो आए थे वो आरबीएससी के आए थे क्वेश्चन। तो पिछले जो एनसीईआरटी वाला सिलेबस था कई साल तक, उसके ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी पीडीएफ में, नोट्स में, सब में अवेलेबल हैं। और इसी के साथ में सेकंड चैप्टर जो है ना वो भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ना, समझना, और सैटरडे के दिन इसी चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। सैटरडे को, आज क्या बार है? आज ट्यूसडे है। और सैटरडे को इसका क्या होगा? टेस्ट होगा। अब दूसरा कि कल आपके लिए लघु बीजाणु दानी, ध्यान से सुनना, कई बच्चों के लिए लघु बीजाणु जनन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो आपके 10+2 पास एग्जाम में जो आए थे, जितने भी एग्जाम थे बायोलॉजी संबंधित, उनमें लघु बीजाणु जनन से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा दिए, ठीक है। और आज जो है इसके बाद में आपको गुरु बीजाणु जनन, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में वो आपको आज सॉल्व करवा देंगे। इसके लिए वीडियो अलग से मिल जाएगी आपके लिए। ये वीडियो तो शायद सेंड कर दी है। ये वीडियो जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर प्लस वीडियो, सॉल्यूशन वीडियो, वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। पढ़ते रहना, धन्यवाद।